मैं आज करोड़ों की डील साइन करने बड़े ही घमंड से उस कंपनी के ऑफिस में गया था। मुझे लगा था आज फिर एक नई कंपनी मेरे कदमों में झुकने वाली है, लेकिन जैसे ही मैंने सीईओ के केबिन का दरवाजा खोला, मेरी सांस वहीं रुक गई। कुर्सी पर बैठी औरत कोई और नहीं, मेरी वही पत्नी थी जिसे मैंने सालों पहले चरित्रहीन कहकर घर से निकाल दिया था। और उस पल पहली बार मुझे लगा कि अब मेरा नहीं, मेरे गुनाहों का हिसाब होने वाला है। मेरा नाम अभिनव सिंह है। हम 5 भाई थे। मैं अपने बहन भाइयों में सबसे बड़ा था। मुझसे छोटी मेरी 3 बहनें और 1 भाई था। माँ बाप ने बहुत ही लाड़ प्यार से हमें पाल पोस कर बड़ा किया था। हम भले ही गरीब थे, लेकिन फिर भी हमारे माँ बाप ने पूरी कोशिश की कि हमें कभी कोई परेशानी ना हो। मैं जैसे ही बड़ा हुआ और होश संभाला तो माँ ने अपना जमा पूंजी और कुछ जेवर बेचकर मुझे कनाडा भेज दिया। कनाडा की जमा देने वाली ठंड में ट्रक चलाना कोई आसान काम नहीं था। मैं वहां अपने खून पसीने की कमाई से अपने घर के हालात बदलने शुरू कर दिए। मैं सारा दिन ट्रक चलाता और रात को थक हार कर बिस्तर पर गिर जाता। मैं खुद रूखी सो उसकी रोटी खा लेता और एक एक पैसा बचाकर माँ को भारत में भेज देता। मेरे पैसों से मुझसे छोटी 2 बहनों की शादियां बहुत अच्छे तरीके से कर दी गईं। घर में खुशहाली आने लगी तो माँ को मेरी शादी की भी फिक्र सताने लगी। अभिनव बेटा, अब तुम भी अपना घर बसा लो। एक शाम माँ ने फोन पर अपनी बात शुरू की। माँ, अभी क्या जल्दी है? अभी तो मैं काम कर रहा हूं ना, थोड़े और पैसे जमा कर लूं, फिर आगे सोचेंगे। अभी तो घर में बहुत सारी चीजें करवाना बाकी भी हैं। अरे नहीं बेटा, समझने की कोशिश करो। तुम्हारी बहनें भी अब अपने अपने घरों की हो गई हैं और अब मैं अकेली घर में सारा दिन क्या करूं? मुझे एक बहू चाहिए जो घर के काम में मेरा हाथ बटाए और मेरे बुढ़ापे का सहारा भी बने। माँ की आवाज में ममता और एक अजीब सी जिद शामिल थी। माँ, अभी तो मैंने नया ट्रक किस्तों पर ही लिया है, उसी का ही कर्ज मुझे उतारना है, और फिर छोटी बहन की पढ़ाई भी तो चल रही है ना। मैंने उन्हें समझाना चाहा। तो क्या तुम सारी उम्र बहनों और मेरे लिए ही कमाते रहोगे? अपनी कब जिंदगी जियोगे? फिर सुनो, मैंने फैसला कर लिया है, बस अब तुम अगले महीने छुट्टी लेकर आ जाओ। उन्होंने पक्का फैसला सुना दिया। मैंने हंसते हुए हाँ कर दी। ठीक है माँ, जैसा तुम ठीक समझो। मैं सब कुछ वैसे भी आप पर ही छोड़ देता हूँ। अपनी पसंद की लड़की से ही मेरी शादी करवा दो, क्योंकि मुझे कोई भी दिक्कत नहीं है। माँ ने फिर मेरी शादी एक रिश्ते कराने वाली औरत के बताए हुए रिश्ते के जरिए तय करवा दी। मैं छुट्टी लेकर कनाडा से भारत आया और फिर मेरी शादी की तैयारी शुरू हो गई। शादी के दिन तक मैंने अपनी होने वाली पत्नी आशा को नहीं देखा था। जब मैंने उसे पहली बार देखा तो मैं दंग रह गया। आशा बहुत खूबसूरत और समझदार लड़की थी। वो पढ़ी लिखी थी, लेकिन एक बहुत ही गरीब घराने से आई थी। उसके चेहरे पर एक अजीब सी मासूमियत और गंभीरता थी। क्या तुम खुश हो इस शादी से? मैंने शादी की पहली रात को उससे पहला सवाल किया। जी, मैं बहुत खुश हूँ। मेरे माँ बाप ने मेरे लिए जो भी फैसला किया है वो मेरे लिए सबसे बेहतर होगा। आशा ने नजर झुकाकर धीमी आवाज में जवाब दिया। देखो आशा, मैं सीधा साधा इंसान हूँ। मुझे अपनी माँ और बहनों से बहुत प्यार है, तो मुझे उनका हमेशा ही ख्याल रखना होगा। उनकी खुशी ही मेरी खुशी है। मैंने उसे अपनी बात साफ बता दी। आप बिल्कुल भी फिक्र मत करिए, मैं उन्हें अपनी खुद की माँ और बहनों की तरह ही समझूंगी और उनकी हर बात मानूंगी। उसने आज्ञाकारिता से सर झुकाते हुए कहा। सच बताऊं तो वो मेरी पसंद तो नहीं थी, क्योंकि मैंने कभी उसके बारे में सोचा ही नहीं था, लेकिन शादी के कुछ दिनों के अंदर ही उसने मेरा दिल जीत लिया था। अभिनव, आपने दवा खा ली है? वो रात को सोने से पहले गर्म दूध का गिलास मेरे सर के पास रखते हुए पूछती। मैं उसे देखकर मुस्कुरा देता। तुम मेरा इतना ख्याल क्यों रखती हो आशा? तुम सारा दिन घर के काम करते करते थक नहीं जाती हो? वो नजर झुकाकर नरमी से कहती। आप मेरे पति हैं और अब यही मेरा घर है। आपका ख्याल रखना मेरा फर्ज बनता है और मुझे इसमें कोई भी थकान महसूस नहीं होती है। उसकी बातें इतनी मीठी और व्यवहार इतना बेहतर था कि मैं बिल्कुल बेफिक्र हो गया था। मैंने सोचा
कि माँ ने सच में मेरे लिए हीरे जैसी लड़की चुनी है। कुछ महीने बड़े ही सुकून से गुजरे और फिर मैं बेफिक्र होकर अपना काम जारी रखने के लिए कनाडा वापस चला गया। जब मैं वहां था तब तक हर चीज ठीक ठाक थी। मैं रोज फोन करता और घर का हाल चाल पूछता रहता। माँ, सब कुछ कैसा चल रहा है और आपकी तबीयत अब कैसी है? मैं थकावट भरे अंदाज में पूछता। सब कुछ ठीक है बेटा, बस तुम अपना ख्याल रखा करो। यहाँ हम सब लोग अच्छे हैं, माँ खुश होकर जवाब देती। आशा से बात होती तो वो भी हमेशा बहुत खुशी खुशी बात करती। अभिनव, आप बिल्कुल भी फिक्र मत करिए, घर की हर चीज मैं संभाल लूंगी। आप बस अपने काम पर ध्यान दीजिए और वक्त पर खाना खा लिया करिए। वो मुझे तसल्ली देती और मैं उसकी बातों पर अंधा भरोसा कर लेता। लेकिन फिर अचानक से जैसे माहौल बदलने लगा। माँ बातों बातों में आशा की शिकायत मुझसे करने लगी थी। अभिनव, ये तेरी पत्नी आजकल बहुत सर पर चढ़ती जा रही है। मेरी तो ये कोई बात ही नहीं सुनती है। एक दिन माँ ने फोन पर गुस्से से कहा। क्या हो गया है माँ? उसने आपसे कुछ कहा है क्या? उसने आपके साथ कोई बदतमीजी की है क्या? मैं परेशानी से ट्रक रोककर बात करने लगा। आखिर कहना क्या है? वो तो सारा दिन तो बस अपने कमरे में ही पड़ी रहती है। ना तो वो सीधे मुंह मुझसे बात करती है और ना ही घर का कोई काम करती है। मैं कमजोर जान सारा दिन किचन में झोंकी रहती हूँ। माँ, आप गुस्सा मत करिए, मैं उसे समझाऊंगा। वो अभी ना समझ है। मैंने इस बात को ठंडा करने की कोशिश की। दूसरी तरफ जब मैंने आशा से इस बारे में बात की तो उसे सख्ती से समझाया। देखो आशा, तुम मेरी माँ की सेवा अच्छे से किया करो। वो बड़ी हैं और उनकी बातों का बुरा मत माना करो। वो तुमसे जो भी कहें चुपचाप सुन लिया करो। वो चुपचाप मेरी सारी बातें सुनती और फिर धीमी आवाज में कहती, जी, मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि उन्हें मुझसे कोई भी शिकायत ना हो। मैं तो सुबह से रात तक बस काम करती रहती हूँ। पता नहीं उन्हें मुझसे क्या नाराजगी होती है। उसने कभी भी मुझसे मेरी माँ और बहनों के बारे में कोई बात नहीं बताई थी। जब भी मैं उससे पूछता तो वो मुस्कुराकर टाल देती। सब कुछ कैसा चल रहा है? तुम्हारा माँ के साथ कोई झगड़ा तो नहीं हुआ? मुझे सच में बताना। मैं अक्सर शक के आधार पर उससे पूछता। नहीं अभिनव, सब कुछ यहाँ पर ठीक चल रहा है। आप बिल्कुल भी परेशान मत हो। मैं सब कुछ अच्छे से संभाल लूंगी। आप इतनी दूर रहते हैं, वहां परेशान मत हुआ करें। वो हमेशा इसी तरह का जवाब देती, लेकिन मेरी माँ और बहनें हमेशा उसकी शिकायतें करती रहती थी। जब भी मेरी बहन मायके आती तो फोन पर उनकी शिकायतों की एक लंबी लिस्ट खुल जाती थी। भैया, ये लड़की, अरे ये भाभी कैसी है? ना तो इन्हें कोई तमीज है और ना ही ये माँ की बिल्कुल भी इज्जत करती है। हम जब भी आते हैं तो ये पानी का गिलास तक नहीं पूछती है। मेरी मंझली बहन ने एक दिन जहर उगलते हुए कहा। तुम लोग उसे समझाया करो, वो अभी नई है, धीरे धीरे सब सीख जाएगी। तुम लोग भी तो उसकी बहनें हो, उसके साथ बहनों की तरह ही रहा करो। मैंने नरमी से जवाब दिया। सीख क्या जाएगी भैया, वो तो हमें कुछ समझती ही नहीं है और बस यही जताती है कि मैं तो बस अभिनव की पत्नी हूँ, ना कि तुम सबकी नौकरानी हूँ। हम लोग तो उनके नखरे उठा उठा कर परेशान हो गए हैं। मेरी बहन ने बात को और ज्यादा मिर्च मसाला लगाकर पेश किया। न जाने क्यों अब मेरे दिल में आशा के लिए अजीब सी खटास भरने लगी थी। मैं सोचने लगा कि शायद वो पहले गरीब थी, लेकिन अब उसे सुख सुविधाएं मिल गई हैं, तो इसीलिए वो इतनी घमंडी होती जा रही है और इसीलिए मेरे पैसों के सामने वो मेरी माँ बहनों को कुछ भी नहीं समझती है। और ये शक एक दीमक की तरह मेरे दिमाग में घुसता जा रहा था। एक दिन मेरे एक दोस्त ने मुझे परेशान देखकर पूछा, अभिनव, क्या हो गया है यार? तुम आजकल बहुत खोए रहते हो। घर में सब कुछ ठीक तो है ना? अरे यार, मैं क्या बताऊं, मेरे घर वालों ने तो मेरी नाक में दम करके रखा हुआ है। माँ और पत्नी की रोज रोज की खटपट ने मेरा दिमाग खराब करके रख दिया है। मैंने ट्रक का स्टीयरिंग गुस्से से घुमाते हुए जवाब दिया। देखो भाई, औरतों के मामलों में बहुत ज्यादा नहीं पड़ना चाहिए। तुम बस पैसे भेजो और अपने कानों में रुई ठूस लो। उसने अपना एक्सपीरियंस बताया। अरे यार, पैसों की कोई दिक्कत नहीं है। मेरी माँ कहती है कि आशा सारा दिन गायब रहती है और आशा कहती है
कि वो सारा दिन घर पर ही रहती है। मुझे तो समझ में ही नहीं आता है कि मैं किसकी बात पर भरोसा करूं। मैंने बेबसी दिखाई। देखो भाई, माँ तो माँ होती है, वो भला अपने बेटे का घर क्यों बिगाड़ेगी? तुम अपनी माँ की बात मानो, पत्नियों का क्या है, वो तो होती ही मक्कार हैं। मेरे दोस्त के उन शब्दों ने मेरे अंदर बैठे शक को और ज्यादा पक्का कर दिया। एक दिन मेरी माँ ने मुझे फोन किया। अभिनव, मेरी तो इस घर में कोई इज्जत ही नहीं बची है। मुझे तो ऐसा करो कि इस घर से निकाल दो, तभी ठीक है। क्या हो गया है माँ? आप इस तरह से रो क्यों रही हैं? भगवान के लिए मुझे साफ साफ बताइए कि आखिर क्या हो गया है। मेरे दिल में उलझन भरे सवाल उठने लगे। तुम्हारी पत्नी सुबह सुबह घर से निकली हुई है और अभी तक घर वापस नहीं आई है। हमने हर जगह उसको लेकर पता कर लिया, लेकिन वो कहीं पर भी नहीं गई है। पड़ोसी भी तरह तरह की बातें कर रहे हैं। माँ की आवाज में घबराहट साफ दिख रही थी। क्या मतलब है कि चली गई है? आखिर वो कहाँ जा सकती है? मुझे तो उसने कोई इजाजत भी नहीं ली, और आपने उसे रोका क्यों नहीं? मेरा गुस्सा अब सातवें आसमान पर पहुंच चुका था। हमें क्या पता बेटा, अब हम उस पर पहरा तो नहीं बिठा सकते हैं ना। वो तो हमें कुछ समझती ही नहीं है, बस अपनी मर्जी से ही आती है जाती है। माँ ने अपना तीर चलाकर फोन काट दिया। मैंने गुस्से से कांपते हाथों से अपने ससुराल में फोन कर दिया। मेरे ससुराल में मेरे सास ससुर एक बेटी के साथ रहते थे, जो कि काफी बीमार रहते थे। मेरे सास ससुर बड़ी मुश्किल से अपनी बीमारी के खर्चों को उठा रहे थे। शादी के बाद मैंने कभी भी उनकी मदद करने की कोई कोशिश नहीं की थी, क्योंकि मेरी सोच यही बनी हुई थी कि मैं जितना भी पैसा कमाता हूँ, वो सारा पैसा मेरी अपनी माँ के पास भेजना ही मेरी जिम्मेदारी है। मैंने कभी भी ये नहीं सोचा कि आशा के माँ बाप आखिर किस हाल में होंगे। नमस्ते पापा जी, मैं अभिनव बोल रहा हूँ, मैंने कड़वे अंदाज में कहा। नमस्ते बेटा, जीते रहो। कैसे हो तुम? बहुत दिनों के बाद याद किया तुमने। मेरे ससुर जी की कमजोर सी आवाज आई। हाँ, मैं ठीक हूँ। आप मुझे ये बताइए कि आशा क्या आपके घर पर आई है? मैंने सीधे मुंह बात कही। नहीं बेटा, वो तो पिछले कई महीनों से यहाँ पर नहीं आई है। सब कुछ ठीक तो है ना? तुम कुछ परेशान से लग रहे हो, बताओ क्या बात है? ससुर जी की आवाज में चिंता दिखाई दे रही थी। कुछ नहीं, मैं तो बस ऐसे ही पूछ रहा था। आप आराम करिए। मैंने झूठ बोला और फोन बंद कर दिया। शादी के बाद मैंने माँ की मर्जी के बिना आशा के लिए अलग से जेब खर्च भेजना शुरू कर दिया था। आशा ने कभी भी मुझसे खुद पैसे नहीं मांगे थे, लेकिन मुझे लगा कि उसे भी कुछ पैसों की जरूरत होगी। शायद यही बात मेरी माँ को अच्छी नहीं लगती थी। मेरी माँ मुझे आशा के खिलाफ करने में लगी हुई थी। पैसों का ये बंटवारा मेरे घर में एक अनदेखी जंग को छेड़ चुका था। जब मुझे पता चला कि आशा अपने माँ बाप के घर में नहीं गई है, तो मुझे ये सुनकर बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया। मेरा दिमाग अलग अलग तरह के बुरे ख्यालों में उलझने लगा था। वो औरत अकेली सारा दिन कहाँ पर घूमती रही होगी, ये सवाल मेरे दिमाग में हथौड़े की तरह बज रहा था। रात को जब मैंने दोबारा घर पर कॉल की, तो काफी देर के बाद आशा ने फोन उठाया। कहाँ हो तुम, और इतनी देर से तुमने फोन क्यों उठाया? मैंने सीधा सवाल दाग दिया। मेरी आवाज में गुस्सा साफ दिख रहा था। मैं तो अपने कमरे में ही हूँ और बस कपड़े तय करके रख रही थी। आपको क्या हो गया है? आप इतने गुस्से में क्यों हैं? उसकी आवाज में हैरत थी। तुम सारा दिन कहाँ आवारा घूमती करती रहती हो? तुम घर से बाहर निकलने की मुझसे इजाजत क्यों नहीं लेती हो? मैंने चिल्ला पड़ा। क्या मतलब है? मैं तो पूरा दिन घर पर ही थी। ये आपको किसने कहा? मैं तो कहीं भी नहीं गई थी। आज वो साफ तौर पर झूठ बोल गई, या फिर वो सच बोल रही थी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे झूठ बोलने की? माँ ने दिन में मुझे फोन करके बताया था कि तुम घर पर मौजूद नहीं हो। तुम मुझे बेवकूफ बना रही हो। मैंने उसे सख्त अंदाज में डांटा। अभिनव, मैं तुमसे सच कह रही हूँ। मैं तो दोपहर में माँ के पैर ही दबा रही थी, और फिर मैंने सारा किचन का काम भी निपटाया। आप चाहो तो उनसे खुद ही पूछ लो। उसकी आवाज में हल्की सी कपकपी थी। अपनी बकवास बंद करो। मेरी माँ झूठ नहीं बोलती है। मुझे तुम्हारी किसी भी बात पर कोई भरोसा नहीं रहा है। आज के बाद तुम घर से बाहर कदम भी नहीं रखोगी। मैंने सख्ती से फोन काट दिया। अब मुझे
आशा की हरकतों पर बहुत तेज गुस्सा आने लगा था। मेरे दिमाग में उसकी इमेज झूठी और मक्कार औरत की बनती जा रही थी। मुझे लग रहा था कि वो मेरी पीठ पीछे एक बहुत आवारा और ऐश वाली जिंदगी गुजार रही है और मेरी कमाई खूब उड़ा रही है। मेरे दिल में उसकी वो मासूम शक्ल धुंधली सी पड़ने लगी और उसकी जगह मेरी माँ की बताई हुई शैतानी चमक उभरने लगी। मेरी रातों की नींद उड़ चुकी थी और कनाडा की भयंकर ठंड अब मुझे अंदर तक तोड़ने लगी थी। रोजाना की बुनियाद पर होने वाली ये छोटी छोटी लड़ाइयां मेरे दिल को जहर से भर रही थी। मैं जब भी फोन करता तो घर का माहौल बहुत ही खराब निकलता। मेरी बहनें अब काफी समय तक माँ के पास ही रहने लगी थीं और उनके वहां होने से आशा पर और ज्यादा पाबंदी होना और मुझ तक आने वाली शिकायतों की लिस्ट बढ़ती जाना। मैं हजारों मील दूर बैठकर सिर्फ एक तरफ की कहानी सुन रहा था और उसी को पूरी तरह से सच मान चुका था। मैंने आशा को खर्च भेजना बंद कर दिया था। मैंने सोचा कि शायद पैसों की कमी उसे सही रास्ते पर लेकर आ जाएगी। एक दिन मैंने उसे आजमाने के लिए फोन किया। आशा, इस महीने मैंने तुम्हें कोई भी जेब खर्च नहीं भेजा है। तुम्हें कोई दिक्कत तो नहीं हुई होगी? मैंने ताना मारते हुए पूछा। नहीं, अभी तक तो मुझे कोई दिक्कत नहीं हुई है। मेरे पास जो पिछले महीने के पैसे बचे हुए थे मैंने उन्हीं से ही गुजारा कर लिया है। आप बिल्कुल परेशान मत होइए। उसकी आवाज में शांति भरी थी। अच्छा, तो अब तुम इतनी बचत करने लगी हो कि पिछले महीने के पैसे भी तुमने बचा लिए, या फिर तुम्हारा बंदोबस्त कहीं और से हो रहा है? मैंने जहर उगला। यह आप क्या कह रहे हैं अभिनव? मैं आपकी इज्जत हूं, आपकी पत्नी हूं। आप मुझ पर इस तरह का घटिया इल्जाम कैसे लगा सकते हैं? उसकी आवाज पहली बार ऊंची हो गई। अपनी आवाज नीचे रखकर बात करो मुझसे। मैं तुम्हारा पति हूं, तुम्हारा कोई नौकर नहीं हूं जो तुम मुझ पर चिल्लाओगी। मैंने उसे धमकी दी। उसके बाद फोन पर एक खामोशी पसर गई और फिर उसने फोन काट दिया। उसकी ये खामोशी मुझे और ज्यादा चिड़चिड़ा कर गई थी। मुझे लगता था कि वो कहीं और से अपनी जरूरतें पूरी कर रही है और यही वो बात थी जहां से मेरे दिमाग में शक की वो दीवार खड़ी होनी शुरू हो गई जिसने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। मैं अपने ही बनाए हुए जाल में फंसता जा रहा था और मुझे इसका बिल्कुल भी एहसास नहीं था। कनाडा की भयंकर ठंड अब मेरे शरीर को नहीं बल्कि मेरी आत्मा को भी जमा रही थी। शक का वो बीज जो मेरी माँ और बहन ने मेरे दिमाग में बो दिया था वो अब एक भयंकर पेड़ बन चुका था जिसकी जड़ें मेरे दिमाग की गहराई तक उतर चुकी थीं। एक रात मैं अपनी कैबिन में लेटा हुआ छत को घूर रहा था कि तभी मेरे दोस्त ने दरवाजा खटखटाया। यार अभिनव, क्या हो गया है? तुमने आज रात का खाना भी नहीं खाया। तुम हर रोज दिन ब दिन सूखते ही जा रहे हो। आखिर क्या परेशानी है? अगर कोई खास बात है तो मुझे बताओ। उसने सामने टेबल पर बैठते हुए मुझसे कहा। परेशानी क्या होगी यार, वही घर के रोज रोज के झगड़े। मेरी माँ कहती है कि आशा की हरकतें शक भरी हैं और मेरा दिल अंदर से खट्टा होता जा रहा है। मुझे तो समझ में ही नहीं आ रहा कि मैं यहाँ पर बैठकर कैसे इन सब चीजों को नियंत्रित करूं। मैं अपनी बेबसी दिखाते हुए बोला। देखो भैया, मैं तो तुमसे पहले ही समझा चुका हूं कि औरतों पर कभी भी अंधा भरोसा मत किया करो। अगर तुम्हारी माँ कुछ कह रही है तो उसमें कोई न कोई सच्चाई जरूर होगी। मेरे दोस्त ने मेरे शक को और हवा दे दी। लेकिन यार, मैंने कभी उसमें कोई ऐसी बात नहीं देखी थी। वो तो बहुत ही सीधी सादी लड़की है। मैंने धीमी आवाज में आशा की तरफदारी करने की कोशिश की। सीधी सादी लड़कियां ही तो सबसे ज्यादा खतरनाक होती हैं अभिनव। वो अंदर से तेज छुरी होती हैं और बाहर से बहुत मासूम दिखती हैं। तू बस अपनी आंखों को खुला रख और अपनी माँ की बातों पर विश्वास कर। मेरा दोस्त नसीहत देकर चला गया, लेकिन मेरी नींद हमेशा के लिए उड़ा गया। दिन इसी तरह उलझन में बीत रहे थे कि फिर वो तूफान आया जिसने मेरी हंसती बसती जिंदगी को उजाड़ कर रख दिया। मैं दोपहर का खाना खाकर थोड़ी देर सुस्ताने के लिए लेटा ही था कि तभी मेरा फोन बजने लगा। स्क्रीन पर माँ का नाम दिख रहा था। मैंने धड़कते दिल के साथ फोन उठाया। दूसरी तरफ से माँ की जोर जोर से रोने की आवाज आ रही थी। क्या हो गया है माँ? अरे बताइए, आखिर क्या हुआ है?
आप क्यों रो रही हैं? मैं बिस्तर से उछलते हुए घबराहट में पूछा। अभिनव, हम तो बर्बाद हो गए बेटा। हमारी तो इज्जत ही मिट्टी में मिल चुकी है। काश ये दिन देखने से पहले मैं मर गई होती। माँ की आवाज में एक अजीब सा दर्द और दहशत थी। माँ, मुझे बताइए कि आखिर ऐसी क्या बिजली गिर गई है? मेरी जान निकल रही है। मैंने अपना सिर पकड़ते हुए पूछा। तेरी उस बदकिरदार पत्नी ने आज तो सारी हदें ही पार कर दी हैं। वो हमारे मुंह पर कालिक पोत चुकी है। हम सबको उसने रात के खाने में नशे और नींद की गोलियां मिलाकर दे दी थी। माँ ने एक ऐसा खुलासा किया जिसने मेरे पैरों तले से जमीन खींच ली। नींद की गोलियां? लेकिन आखिर क्यों? उसने आप लोगों के साथ ऐसा क्यों किया होगा? और उसे ये सब कहां से मिला होगा? मेरे मुंह से अचानक निकले हुए शब्दों ने मेरे पूरे शरीर को हिला दिया था, क्योंकि उसे अपनी यार से मिलना था। सुबह जब मेरी आंख खुली तो मैंने उस कमबख्त को हमारे ही घर के आंगन से निकलते हुए देखा है। अभिनव, तेरी गैर मौजूदगी में ये औरत तेरी पीठ पीछे बहुत बुरे काम करती है। आज इसने किसी कमबख्त को घर बुलाया था। अम्मा के ये शब्द मेरे सीने में उतरते चले गए। ये आप क्या कह रही हैं माँ? क्या आपको पूरा भरोसा है कि आपने किसी गैर मर्द को ही देखा था? कहीं ये कोई गलतफहमी तो नहीं हुई है? मैंने कांपती हुई आवाज में आखिरी उम्मीद बांधते हुए पूछा। हालांकि मेरा दिल पहले ही आशा के खिलाफ जहर से भरा हुआ था। अगर मुझ पर भरोसा नहीं है बेटा, तो फिर अपनी बहनों से पूछ ले। वो भी तो यहीं पर हैं। हम सब रात से बेहोश पड़े थे और वो बेशरम औरत मजे उड़ा रही थी। तूने कैसी नालायक को हमारे गले में डाल दिया है जो हमारी जान लेने पर तुली है। माँ ने रो रो कर आसमान सिर पर उठा लिया था। ये सुनकर मेरा सब्र का बांध टूट गया। मेरे अंदर मौजूद एक आदमी का घमंड और गैरत बुरी तरह से झंझना गई थी। मेरी आंखों में खून उतर आया था। माँ, आप ही तो उस औरत को पसंद करके लाई थी ना? अब जो आपका दिल करे आप वही करें। मेरे लिए तो वो आज से मर चुकी है। मैंने गुस्से और नफरत से चिल्लाते हुए अपना आखिरी फैसला सुना दिया। मैं तो उसे अभी धक्के देकर इस घर से निकाल रही हूँ। अब वो इस पवित्र घर में बिल्कुल भी नहीं रहेगी। माँ ने अपना फैसला सुनाया और मैंने बिना किसी हिचकिचाहट के फोन काट दिया। मैंने फोन दीवार पर दे मारा और अपना सिर नीचे झुकाकर फूट फूट कर रोने लगा। मुझे अपनी किस्मत पर रोना आ रहा था कि मैं इतनी दूर परदेश में खून पसीना एक कर रहा हूँ और मेरी पत्नी मेरी पीठ पीछे मेरी इज्जत की अर्थी निकाल रही है। मुझे एक बार भी ये ख्याल नहीं आया कि मैं आशा से उसका पक्ष भी तो जान लूं। मैंने एक तरफा फैसला करके अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती कर दी थी। उसी शाम मेरी बहन का फोन आया। भैया, हमने आपके कहने पर उस औरत को घर से निकाल दिया है। आपको पता है वो जाते हुए कितनी बदतमीजी कर रही थी? मेरी बहन ने बात को बढ़ाते हुए और जिद भरे अंदाज में कहा। क्या कह रही थी वो? अब बचा क्या था उसके पास कहने के लिए? बेशरम औरत, मैंने नफरत से दांत पीसते हुए पूछा। वो कह रही थी कि अभिनव को बताओ कि मैं बेगुनाह हूं। ये सब मेरे खिलाफ साजिश है। मेरी कोई बात सुने बिना ही मुझे सजा दी जा रही है। वो रो रो कर मोहल्ले वालों के सामने नाटक कर रही थी ताकि लोग हमें ही बुरा भला कहें और वो सबसे हमदर्दी ले सके। मेरी बहन ने बड़ी महारत से पूरा नजारा बताया। बहुत अच्छा किया जो तुम लोगों ने उस औरत को घर से निकाल दिया। उसकी यही सजा है। आइंदा वो हमारे घर के आसपास भी दिखाई न दे। मैंने बड़े ही ठंडे अंदाज में जवाब दिया। मेरी माँ और बहनों ने मेरी पत्नी को घर से निकाल दिया, लेकिन मैंने उसे रोका तक नहीं, क्योंकि मैं उसे खुद बद किरदार समझ रहा था और उस पर चरित्रहीनता का दाग लगा चुका था और उसे बेदर्दी से घर से भी निकाल दिया गया था। उस रात आशा ने मुझे लगातार फोन किया, लेकिन मैंने अपना फोन स्विच ऑफ कर दिया। कुछ देर के बाद मेरे फोन पर एक मैसेज भी आया जो कि आशा के नंबर से ही था। मैंने ना चाहते हुए भी उसे खोल कर पढ़ा। अभिनव, आपने मेरे साथ बहुत बड़ा जुल्म किया है। कम से कम एक बार मुझसे पूछ तो लिया होता, मेरी सफाई तो सुन ली होती। आपकी माँ ने मुझ पर झूठा और घटिया इल्जाम लगाया है। भगवान आपको इस नाइंसाफी के लिए कभी माफ नहीं करेगा। मैंने गुस्से में वो मैसेज डिलीट कर दिया और उसका नंबर हमेशा के लिए ब्लॉक कर दिया। वो अपने माँ बाप के घर चली गई थी। उसके गरीब बाप पर क्या बीती होगी ये मैंने जानने की कभी भी हिम्मत ही नहीं कर सका। एक बार मेरे ससुर जी का मेरे कनाडा वाले नंबर पर फोन आया। मैंने हिचकिचाते हुए फोन उठाया। नमस्ते अभिनव बेटा, कैसे हो?
उनकी आवाज कांप रही थी और उसमें भयंकर दुख भी शामिल था। नमस्ते पापा जी। हाँ, मैं ठीक हूँ। आप बताइए, आपने मुझे कैसे फोन किया? आखिर क्या काम है मुझसे? मैंने बड़े ही तीखे और ठंडे अंदाज में पूछा। बेटा, ये तुम लोगों ने मेरी बेटी पर क्या जुल्म कर दिया है? वो तो बेगुनाह है। तुम्हारी माँ ने उस पर कितना गंदा और झूठा इल्जाम लगाया है। मेरी बेटी तो बहुत ही सुशील बच्ची है, वैसा घिनौना काम कभी भी नहीं कर सकती। वो रोते रोते अपनी बेटी की सफाई दे रहे थे। देखिए ससुर जी, मेरी माँ झूठ नहीं बोलती है। मैंने आपकी बेटी को खुली छूट देकर देख लिया है। उसने मेरे भरोसे को खत्म कर दिया है। अब मेरा उससे कोई भी रिश्ता नहीं है। आप अपनी बेटी को अपने पास ही बिठा कर रखिए, मैंने बेरहमी से कहा। भगवान से तो डरो अभिनव, वो तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली है। तुम उसे इस हालत में आखिर कैसे धक्का दे सकते हो? कम से कम अपने आने वाले बच्चे के बारे में तो सोचो। ससुर जी ने रोते रोते एक ऐसे राज से पर्दा उठाया जिसने मुझे एक लम्हे के लिए दंग करके रख दिया था। ये सुनते ही मैंने सीधा अपनी माँ को फोन मिलाया। माँ, आशा के पापा का फोन आया था। वो कह रहे हैं कि आशा मेरे बच्चे की माँ बनने वाली है। क्या ये बात सच है कि वो प्रेग्नेंट है? मैंने उलझन भरे और परेशानी के अंदाज में पूछा। माँ ने जहर भरे अंदाज में एक लंबी सांस ली और कहने लगी, अभिनव, तुम कितने भोले हो बेटा। तुम्हें क्या लगता है कि वो बच्चा क्या तुम्हारा है? अरे, जो औरत रात को गैर मर्द को घर में बुलाती है और हमें नशा दे देती है, उसके पेट में पलने वाला बच्चा तेरा कैसे हो सकता है? ये सब तुझे फंसाने और सारी जिंदगी ब्लैकमेल करने के तरीके हैं बेटा, ताकि तू उसे दोबारा से खर्च भेजने लगे। माँ के शब्दों ने मुझ पर जैसे तेजाब सा फेंक दिया था। क्या आप सच कह रही हैं माँ? क्या सच में वो बच्चा मेरा नहीं है? मेरे तो दिमाग की नसें फट रही हैं। मैं शक और बेयकीनी की उलझन में डूबते हुए चिल्लाने लगा। मेरा दिमाग कहता है बेटा कि वो बच्चा किसी और का पाप है, जिसे वो तेरे माथे पर मढ़ना चाहती है। तू बिल्कुल भी उनकी चिकनी चुपड़ी बातों में मत आना, वरना तू सारी जिंदगी किसी गैर आदमी के बच्चे को पालता रहेगा और पछताता रहेगा। माँ ने मेरा दिमाग पूरी तरह से पलट दिया था। माँ के मुताबिक वो बच्चा भी मेरा नहीं था। बस ये सुनने के बाद मैं खामोश हो गया। मैंने अपने ससुर का नंबर भी ब्लॉक कर दिया और उसके बाद मैंने कभी भी उसके बारे में कुछ भी नहीं पूछा और ना उसे तलाक दिया, बल्कि मैंने उसे बीच मझधार में ही लावारिस छोड़ दिया, ताकि वो सारी जिंदगी अपने पापों की सजा भोगती रहे और उसे किसी और से शादी करने का मौका भी न मिले। वक्त गुजरता गया और मैं फिर इंडिया जाना बिल्कुल ही छोड़ चुका था। तकरीबन 1 साल के बाद माँ ने मेरी दूसरी शादी की बात छेड़ दी। अभिनव बेटा, अब तुम अपनी जिंदगी के बारे में कुछ सोचो। आखिर कब तक अकेले उस परदेश में धक्के खाते रहोगे? मैं अपनी सहेली की बेटी सोनिया से तुम्हारी बात पक्की कर चुकी हूँ। माँ ने फोन पर खुशखबरी सुनाते हुए कहा। माँ, अभी तो मैंने अपनी पहली पत्नी को तलाक भी नहीं दिया है, तो फिर आप दूसरी शादी की बात कैसे कर सकती हैं? अगर उसने कोई कानूनी कार्रवाई कर दी तो फिर दिक्कत हो जाएगी। मैंने थोड़ी सी हिचकिचाहट दिखाई। अरे, तुम उसकी फिक्र मत करो बेटा, वो कौन सा तुम्हारे पास वापस आने वाली है। वो तो खुद अपने ही गुनाहों के बोझ तले दबकर मर जाएगी। और वो तो गरीब है। गरीब लोग कहाँ अदालतों के चक्कर काटते हैं। तो बस अपनी शादी करो और सोनिया को अपने साथ कनाडा लेकर जाओ। माँ ने अपनी बातों में मुझे उलझा लिया और ऐसे ही फिर माँ ने मेरी दूसरी शादी भी करवा दी। मैं इंडिया आया और बड़ी धूमधाम से मेरी सोनिया से शादी हो गई। सोनिया एक तेज तर्रार औरत थी। शादी की पहली रात उसने मुझ पर अपनी शर्तें साफ कर दी। देखो अभिनव, मुझे इस घर में अपनी पूरी इज्जत चाहिए और मैं नहीं चाहती कि आपका उस चरित्रहीन पत्नी से कोई भी रिश्ता रहे और आपकी कमाई पर सिर्फ मेरा और मेरे बच्चों का अधिकार होगा। सोनिया ने 2 टूक शब्दों में अपना आदेश सुना दिया। तुम बेफिक्र रहो सोनिया, मेरा उस औरत से कोई भी रिश्ता नहीं है। वो किस्सा हमेशा के लिए खत्म हो चुका है और मेरी सारी कमाई अब सिर्फ तुम्हारी है। मैंने उसे तसल्ली दी। मैं वापस चला गया। कुछ साल यूं ही बीते, मेरे बच्चे भी हो चुके थे। अचानक एक रात सोनिया का फोन आया। अभिनव, जल्दी से इंडिया आ जाओ, माँ की तबीयत बहुत खराब है। उन्हें दिल का दौरा पड़ गया है और डॉक्टर कह रहे हैं कि अब उनके पास वक्त बहुत कम है। वो रोते हुए और हिचकियां लेते हुए बता रही थी। मैं पहली फ्लाइट लेकर इंडिया पहुंचा, लेकिन तब तक माँ गुजर चुकी थी।
माँ का देहांत मेरे लिए बहुत बड़ा सदमा था। जिस माँ के लिए मैंने अपनी जिंदगी का हर सुख कुर्बान कर दिया था, जिस माँ की बातों में आकर मैंने अपना पहला घर उजाड़ दिया था, वो मुझे हमेशा के लिए अकेला छोड़कर चली गई थी। माँ की चिता को आग लगाते हुए मुझे एक लम्हे के लिए ऐसा महसूस हुआ कि जैसे मैंने अपने हाथों से अपनी ही खुशियों को आग लगा दी हो। माँ के जाने के बाद मेरे बाकी के बहन भाइयों की भी शादियां हो गईं और फिर वो सब भी अपनी जिंदगी में बिजी हो गए। किसी ने भी पलटकर मेरा हाल चाल नहीं लिया कि मैं किस हाल में हूँ। उन हालात में सोनिया ने मुझ पर पूरी तरह से नियंत्रण कर लिया। अभिनव, अब इस घर में भला हमारा रखा ही क्या है? माँ तो अब रही नहीं है। आप मुझे भी अपने साथ कनाडा लेकर चलिए। मैं यहाँ अकेले आपकी बहन भाइयों के ताने नहीं सुन सकती हूँ। सोनिया ने मुझ पर दबाव डालते हुए कहा। ठीक है सोनिया, तुम अपनी तैयारी कर लो। मैं तुम्हारा और बच्चों का वीजा लगवाता हूँ। अब वैसे भी मेरा भी यहाँ दिल नहीं लगता है, मैंने थके और हारे हुए अंदाज में जवाब दिया। अपनी पत्नी को मैं अपने साथ कनाडा ले आया। कनाडा की इस जगह को हमने अपनी नई जिंदगी की शुरुआत बना लिया। मैंने अपना खुद का ट्रांसपोर्ट का एक छोटा सा सेटअप कनाडा में ही शुरू कर दिया था, जिससे मेरी आमदनी में बहुत अच्छा इजाफा हो गया था। मैं अपनी इस नई और रुपए पैसे से भरी जिंदगी में इतना ज्यादा व्यस्त हो गया था कि अतीत की वो सारी गलियां जिनमें मैंने एक बेगुनाह को धक्के देकर निकाल दिया था, मेरे दिमाग से पूरी तौर पर साफ हो चुकी थी। दौलत के अंबार ने मुझे घमंडी और स्वार्थी बिजनेसमैन बना दिया था। मुझे अब सिर्फ एक ही जुबान समझ में आती थी और वो पैसों की जुबान थी। मेरे ट्रांसपोर्ट के कारोबार में मैंने इतनी तरक्की कर ली थी कि अब कनाडा की सड़कों पर मेरे दर्जनों ट्रक दिन रात दौड़ते रहते थे। मैंने इमोशन, दया और एहसास जैसे शब्दों को अपनी डिक्शनरी से निकालकर बाहर फेंक दिया था। अनिल, मुझे इस महीने का मुनाफा पिछले महीने से ज्यादा चाहिए। मुझे कोई भी बहाना नहीं सुनना है। मैंने अपनी बड़ी सी कुर्सी पर टेक लगाते हुए बड़े ही ठंडे और घमंडी अंदाज में अपने मैनेजर को ऑर्डर दिया। बस, हमने मार्केट के सारे बड़े कॉन्ट्रैक्ट हासिल कर लिए हैं बॉस, लेकिन छोटी कंपनियों को इस तरह से कुचल देना हमारे लिए शायद आगे चलकर दिक्कतें दे सकता है। अनिल ने मेरे सामने फाइल रखते हुए हिचकिचाहट से जवाब दिया। दिक्कतें वो पैदा करते हैं जिनके पास ताकत नहीं होती। मेरे पास पैसा है और पैसा हर प्रॉब्लम को चलाने की ताकत रखता है। तुम बस वो करो जो मैं कह रहा हूँ। मैंने फाइल को एक तरफ रखते हुए उसे दो टूक अंदाज में चुप करवा दिया। जी बॉस, जैसा आपका ऑर्डर। मैं आज ही बाकी कंपनियों के रूट भी ब्लॉक करवाने का इंतजाम करता हूँ। अनिल सर झुकाकर मेरी कैबिन से बाहर निकल गया। घर का माहौल भी पूरी तौर पर हर वक्त नई नई फरमाइशों से गूंजता रहता था। सोनिया की जिंदगी में मेरी हैसियत एक एटीएम मशीन से ज्यादा नहीं थी। उसकी हर सुबह एक नई फरमाइश से शुरू होती और रात किसी एक नई शिकायत पर खत्म हो जाती। मेरे दो बच्चे, एक बेटा और एक बेटी, दौलत के नशे में पलकर बड़े हो रहे थे। उन्हें जिंदगी की किसी भी कड़वी हकीकत का कोई अंदाजा नहीं था। अभिनव, मेरी सहेली ने कल नया हीरो का सेट खरीदा है। मुझे उससे भी ज्यादा भारी और कीमती डायमंड का सेट चाहिए। मेरी उसके सामने बेइज्जती नहीं होनी चाहिए। सोनिया ने अपने हाथों पर बॉडी लोशन लगाते हुए बड़ी ही नजाकत के साथ कहा। सोनिया, पिछले हफ्ते ही मैंने तुम्हें एक नई गाड़ी लाकर दी है। तुम्हारी फरमाइशें हैं कि खत्म होने का कभी नाम ही नहीं लेती हैं। क्या तुम्हें पैसों के अलावा किसी और चीज का ख्याल नहीं आता? मैंने लैपटॉप की स्क्रीन से नजर हटाकर जवाब दिया। ये पैसा आपने मेरे और मेरे बच्चों के लिए ही तो कमाया है, वरना आपके उन गरीब बहन भाइयों को तो आपको नोच कर ही खा जाना था। ये तो मेरी किस्मत है जो आप आज यहाँ तक पहुंच गए हैं। उसने घमंड से अपनी गर्दन टेढ़ी करते हुए मुझे मेरे अतीत का ताना मारा। अपनी लिमिट में रहो सोनिया। मैं आज जो कुछ भी हूं वो अपने दिमाग और अपनी मेहनत की वजह से हूं, ना कि किसी की किस्मत का मैं मोहताज हूं। तुम्हें डायमंड का सेट मिल जाएगा, लेकिन मेरा दिमाग खराब मत करो। मैंने गुस्से से लैपटॉप बंद किया और फिर कमरे से बाहर निकल गया। मेरे अंदर अब किसी के लिए कोई भी नरमी नहीं बची थी। मैंने अपनी पहली पत्नी आशा के मामले को भी एक फिजूल बात समझकर हमेशा के लिए कहीं दिल के कोने में दफन कर दिया था। मुझे लगता था कि मैंने जो भी फैसला किया था वो बिल्कुल ठीक था और उस चरित्रहीन औरत की यही सजा थी। मैं किसी भी तरह के पछतावे या फिर जुर्म के एहसास से
पूरी तरह से आजाद हो चुका था। कुछ महीने के बाद अनिल एक बहुत बड़ी खबर लेकर मेरे पास आया। बॉस, इंडिया में लॉजिस्टिक्स सेक्टर में बहुत बड़ा बूम आने वाला है। सरकार नए हाईवे और फ्रेट प्रोजेक्ट शुरुआत कर रही है। अभी इन्वेस्ट करने का सही वक्त है। आने वाले सालों में ट्रांसपोर्ट कंपनीज की डिमांड कई गुना बढ़ने वाली है। अगर हम सभी अभी के अभी एंट्री कर लें तो फिर पूरे इंडिया में अपनी पकड़ बना सकते हैं। सर, ये मौका बार बार नहीं आएगा। ये ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री का गोल्डन टाइम चल रहा है। अनिल ने एक्साइटेड होकर कुछ फाइल्स और कुछ नक्शे टेबल पर फैलाते हुए कहा। इंडिया में बिजनेस करना इतना आसान नहीं होता। वहां के हालात और मार्केट का मुझे अंदाजा है, लेकिन बेनिफिट कितना होगा मुझे ये बताओ। मैंने फाइलों पर नजर डालते हुए कारोबारी अंदाज में पूछा। अगर हम अपना सेटअप वहां पर शिफ्ट कर लें, एक बड़ी ब्रांच वहां खोलें, तो कुछ सालों में हमारा बेनिफिट करोड़ों नहीं बल्कि अरबों में हो जाएगा सर। ये एक लाइफ चेंजिंग मौका है। उसने मेरी आंखों में देखते हुए मेरे भरोसे को पक्का किया। मैंने कुछ मिनट सोचा। इंडिया जाने का मतलब था कि उन्हीं गलियों और उन्हीं रास्तों की तरफ लौटना जिन्हें मैं बरसों पहले छोड़ चुका था। लेकिन मेरे अंदर बैठे लालची बिजनेसमैन ने इस मौके को हाथ से जाने से इनकार कर दिया। तैयारी शुरू करो अनिल, हम अपना हेड ऑफिस इंडिया में ही शिफ्ट करेंगे। मुझे वहां के मार्केट पर पूरी तरह से कब्जा चाहिए। कोई भी हमारे मुकाबले में खड़ा नहीं होना चाहिए। मैंने मेज पर हाथ मारते हुए अपना फैसला सुनाया। बहुत अच्छा है सर, मैं आज से ही सारी कागजी कार्रवाइयां शुरू करवाता हूँ। हमें वहां पर जमीन और नया स्टाफ भी हायर करना होगा, अनिल ने खुश होते हुए कहा। और फिर वो वापस चला गया। रात को मैंने सोनिया को ये खबर सुनाई कि अब हम लोग हमेशा के लिए इंडिया जा रहे हैं। लेकिन क्यों अभिनव? यहाँ कनाडा में हमारी इतनी शानदार लाइफ स्टाइल है। मैं वहां उस धूल मिट्टी में अपने बच्चों को कैसे रखूंगी? सोनिया ने सोफे से उठते हुए अपनी गहरी नाराजगी दिखाई। ये बिजनेस का फैसला है सोनिया। वहां पर जो डील्स मुझे मिलने वाली हैं वो हमारे पैसों में बहुत ज्यादा इजाफा कर देंगी। और तुम फिक्र मत करो, हम वहां किसी गरीब से मोहल्ले में नहीं बल्कि शहर के सबसे पॉश इलाके में रहेंगे। मैंने उसे पैसों का लालच देकर चुप करवाने की कोशिश की। अगर हम वहां सबसे बड़े बंगले में रहेंगे और मेरी गाड़ियां यहां से भी बेहतर होंगी तो फिर मुझे कोई दिक्कत नहीं है। वैसे भी मेरे रिश्तेदारों को भी तो पता चलना चाहिए कि सोनिया कितनी शानदार जिंदगी बिता रही है। उसकी आंखों में लालच और दिखावे की चमक साफ दिखने लगी। तुम्हें जो चाहिए मिल जाएगा। कल से अपनी पैकिंग शुरू कर दो। मुझे वहां जाकर अपना बिजनेस एम्पायर खड़ा करना है और मेरे पास वक्त बहुत कम है। मैंने जल्दी से अपनी बात खत्म की और सोने के लिए लेट गया। कनाडा का सारा सेटअप विंटअप करने और इंडिया में नई जगह खरीदने में हमें 6 महीने तक लग गए। मैंने अपने बिजनेस के लिए बहुत बड़ी जगह खरीदी और एक शानदार ऑफिस बनवाया। मेरे ट्रक अब इंडिया की सड़कों पर दौड़ने लगे थे। मैंने अपने परिवार के लिए सबसे महंगा और आलीशान बंगला खरीदा। दौलत के अंबार ने मेरे घमंड को आसमान तक पहुंचा दिया था। मुझे लगने लगा था कि मैं दुनिया की हर चीज को खरीद सकता हूं और हर इंसान अब मेरी जेब में है। इंडिया वापस आने के बाद मेरी बहन मुझसे मिलने के लिए आई। उन्होंने मेरी दौलत को आंखें फाड़ कर देखा। भैया, आप तो बहुत बड़े आदमी बन गए हैं। हमें तो भरोसा ही नहीं हो रहा है कि ये हमारे अभिनव भैया हैं। मेरी मचलती हुई बहन ने मेरे ड्राइंग रूम की सजावट को देखते हुए बड़ी खुशी से कहा, ये सब कुछ मेरी मेहनत का नतीजा है। मैंने दिन रात एक किया है, तब जाकर ये मुकाम हासिल किया है। किसी ने मुझे प्लेट में रखकर कुछ भी नहीं दिया है। मैंने घमंडी अंदाज में उन्हें उनकी औकात याद दिलाते हुए जवाब दिया, बिल्कुल भैया, आपने हमारे लिए भी तो बहुत कुछ किया है। बस अब आप थोड़ा हमारे बच्चों का भी ख्याल रखिएगा। उन्हें अपने ऑफिस में कोई नौकरी दे दीजिएगा। उसने अपने स्वार्थ को दिखाते हुए मेन मुद्दे की बात की। मेरे ऑफिस में सिर्फ काबिलियत की बुनियाद पर ही नौकरी मिलती है, ना कि सिफारिश पर। अगर तुम्हारे बच्चों में टैलेंट होता तो फिर अनिल खुद ही उन्हें देख लेगा। मुझे इस बारे में कोई भी बात मत करना। मैंने बड़ी ही बेदर्दी से उनकी उम्मीदों पर पानी फेर दिया। वो छोटा सा मुंह लेकर रह गई, लेकिन मेरे पास इन इमोशनल ड्रामों के लिए कोई भी वक्त नहीं था। सोनिया भी मेरे रिश्तेदारों को नाक भौं चढ़ाकर ही मिलती थी। अभिनव,
इन लोगों को रोज रोज हमारे घर पर मत बुलाया करो। उनकी क्लास और हमारे क्लास में अब जमीन आसमान का फर्क है। मुझे अपने घर में उनकी भीड़ भाड़ बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। सोनिया ने उनके जाने के बाद नफरत से सोफे का कुशन नौकरानी से बदलवाते हुए कहा, तुम परेशान मत हो, उन्हें उनकी औकात अच्छे से पता है। वो बस यहाँ के ज्यादा चक्कर नहीं लगाएंगे। तुम बस इस वीकेंड की पार्टी पर फोकस करो, जिसमें मैं शहर के सभी बड़े बड़े बिजनेसमैन को बुला रहा हूँ। मैंने अपने हाथ की घड़ी को उतारते हुए उसे हिदायत दी। मेरा बिजनेस तेजी से फैल रहा था। मैंने कई छोटी कंपनियों को ब्लैकमेल करके और अपने पैसे के दम पर खरीद लिया था। मेरे पास अब दया नाम की कोई चीज नहीं बची थी। मुझे सिर्फ अपना मुनाफा और अपनी कंपनी का नाम सबसे ऊपर देखना था। मार्केट में मेरा नाम डर का नाम बन चुका था। लोग मुझे अभिनव सिंह के नाम से जान चुके थे, जिससे टकराने का मतलब था कि अपना सब कुछ बर्बाद कर बैठना। मैं अपनी कामयाबी के नशे में इतना ज्यादा अंधा हो चुका था कि मुझे याद ही नहीं रहा कि ऊंचाई के बाद नीचे गिरना भी आता है और प्रकृति का बदला बहुत ही भयानक होता है। मैं अपने बच्चों को लेकर शहर के सबसे महंगे मॉल और बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स में जाता था। मुझे लगता था कि मैंने पूरी दुनिया ही जीत ली है और अब कोई भी मुझे हरा नहीं सकता है। मेरे अतीत के सारे किरदार मेरे दिमाग से हट चुके थे, लेकिन प्रकृति ने मेरे घमंड को तोड़ने के लिए एक ऐसा जाल बिछा रखा था जिसकी मुझे कानों कान खबर नहीं थी। इंडिया में मेरा बिजनेस दिन दूनी और रात चौगनी तरक्की कर रहा था। मेरी दौलत और ताकत के नशे ने मुझे पूरी तौर पर अंधा कर दिया था। एक इतवार की शाम मैं सोनिया और बच्चों को घुमाने फिराने के लिए शहर के सबसे बेहतरीन पार्क में लेकर गया। बच्चे खेल कूद में खोए हुए थे और सोनिया अपना नया डायमंड का सेट पहनकर उसकी ढेर सारी सेल्फियां ले रही थी। बच्चों को ये सारी गेम्स खिलवाने के बाद हम कुछ खाने पीने के लिए चलेंगे। मुझे बहुत तेज भूख लगने लगी है। सोनिया ने बड़ी ही नजाकत के साथ कहा, ठीक है, तुम फिक्र मत करो। यहाँ पास में ही यहाँ का सबसे महंगा और फेमस रेस्टोरेंट है, हम वहीं पर चलेंगे। मैंने पहले ही टेबल बुक करवा दिया है। मैंने घमंड से जवाब दिया। वो तो ठीक है, लेकिन बच्चों को उस तरफ मत जाने देना। देखो वहां पर कितनी गंदगी है, और वहां सामने देखो कैसी अजीब सी औरत भी बैठी हुई है। सोनिया ने नाक चढ़ाते हुए इशारा किया। मेरी नजर उस तरफ गई तो मेरे कदम वहीं पर जम गए। एक गंदी सी साड़ी में लिपटी हुई औरत एक छोटी सी रेहड़ी पर मूंगफलियां बेच रही थी। वो कोई और नहीं बल्कि मेरी पहली पत्नी आशा थी। मेरी आंखों में हैरत और फिर एक जालिम चमक आ गई। मैंने सोचा कि भगवान ने इसे कैसे इसके गुनाहों की सजा दी है। तुम बच्चों को लेकर गाड़ी की तरफ चलो, मैं जरा अभी आता हूं। मैंने सोनिया को हिदायत दी और फिर रेड़ी की तरफ चला गया। मैं आशा के बिल्कुल सामने जाकर खड़ा हो गया। उसने सर उठाकर मेरी तरफ देखा तो उसके हाथ कांपने लगे। कैसी हो चरित्रहीन औरत, भगवान ने आखिर तुम्हें तुम्हारी औकात दिखा ही दी ना। आज तुम सड़कों पर मूंगफली बेचने के लिए मजबूर हो। तुमने जो कुछ मेरे घर में किया था ये सब उसी का नतीजा है। मैंने बड़ी ही नफरत के साथ उसकी तरफ देखा और उसे सुनाने लगा। चरित्रहीन औरत, मैंने अपनी जेब से पैसे निकाले और उसके मुंह पर 500 रुपए फेंक दिए। उसकी आंखों में आंसू आ गए। शायद उसे अपने ऊपर लगाए जाने वाले चरित्रहीनता के दाग के लिए दुख हो रहा था, या शायद मैंने जो 500 रुपए का नोट उसकी तरफ फेंका था उसे उससे दुख हुआ था, जो मैंने एक भीख के तौर पर उसे दिया था। उसने मुझे पलटकर कोई जवाब नहीं दिया और चुपचाप अपने आंसू पोंछ लिए। मैं एक जीत भरी और घमंडी मुस्कुराहट के साथ अपने बच्चों और बीबी को लेकर वहां से आ गया। इस बात को भी कई साल बीत गए और यहाँ इंडिया में मेरा बिजनेस बहुत अच्छा चलने लगा था, लेकिन मुझे अब उसे और ज्यादा बढ़ाना था। शहर की सबसे बड़ी लॉजिस्टिक और सप्लाई चेन कंपनी के साथ मेरी एक बहुत ही जरूरी मीटिंग थी। ये बहुत बड़ी डील फाइनल होने वाली थी। अगर ये डील मेरे हाथ में आ जाती तो मुझे करोड़ों का फायदा हो जाता और मेरी कंपनी का नाम पूरे देश में गूंजने लगता। जैसे ही मैं उस कंपनी के सीईओ से मिलने के लिए हेड ऑफिस में पहुंचा तो रिसेप्शन पर मुझे कुछ देर के लिए इंतजार करने के लिए कहा गया। थोड़ी देर के बाद एक अधेड़ उम्र का और कॉन्फिडेंस भरा हुआ आदमी मेरे पास आया। अभिनव सिंह, मैं इस कंपनी का चेयरमैन हूँ। मेरा नाम राजेश मलिक है। उन्होंने अपना इंट्रोडक्शन कराते हुए मुझे बताया। जी राजेश साहब, आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। मुझे पूरी उम्मीद है
कि हमारी आज की मीटिंग बहुत अच्छी साबित होगी। मैंने कारोबारी मुस्कुराहट के साथ जवाब दिया, मुझे भी यही उम्मीद है, लेकिन मीटिंग रूम में जाने से पहले मैं आपको एक बात याद दिलाना चाहता हूँ। क्या आपको ये याद है, सालों पहले आपको एक अनजाने इंसान की कॉल आई थी जिसने कहा था कि आपका घमंड मिट्टी में मिलने वाला है और आपके हाथ की डोरी अब किसी और के हाथ में होगी। ये सुनते ही मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई। वो कॉल जिसने मेरी कई रातों की नींद उड़ा दी थी, आज उसका राज खुलने वाला था। वो कॉल आपने की थी, लेकिन आखिर क्यों? आपका मुझसे क्या रिश्ता है राजेश जी? मैंने घबराहट के साथ पूछा। हाँ, वो कॉल मैंने ही की थी, क्योंकि मैं जानता था कि आपने अपनी किस कदर कीमती और बेगुनाह पत्नी को सिर्फ शक के बिना पर सड़क पर फेंक दिया था। आज आपका सामना आपके उसी अतीत से होने वाला है। जाइए, अंदर सीईओ आपका इंतजार कर रही हैं। वही आपकी इस करोड़ों की डील का फैसला करेंगी। राजेश मलिक साहब ये कहकर वहां से चले गए और मैं पसीने में भीगता हुआ खड़ा रह गया। मेरे दिमाग में एक तूफान उठने लगा था। मैं कांपते कदमों के साथ सीईओ के ऑफिस की तरफ बढ़ा। जैसे ही दरवाजे पर पहुंचा तो नेम प्लेट पर लिखे हुए नाम को पढ़ते ही मेरे पैरों तले की जमीन निकल गई। उस पर सुनहरे शब्दों में लिखा था, मिसेज आशा अभिनव सिंह। मैंने अपने दिमाग को झटका दिया और कहा कि नहीं, ये वो नहीं हो सकती। वो मामूली सी गरीब औरत इतनी बड़ी कंपनी की सीईओ भला कैसे हो सकती है? वो तो सड़क पर मूंगफली बेच रही थी। मैंने खुद को तसल्ली दी कि और भी तो बहुत सारे लोगों का नाम अभिनव सिंह हो सकता है, और आशा भी। ये सिर्फ एक इत्तेफाक है। लेकिन जैसे ही मैं अंदर गया तो एक रौबदार औरत कुर्सी पर बैठी हुई थी। वो कोई और नहीं बल्कि मेरी पहली पत्नी आशा ही थी। मैं हक्का बक्का रह गया। मेरा सारा घमंड एक ही पल में टुकड़े टुकड़े हो गया। वो औरत जिसे मैंने ठुकरा दिया था, आज मेरी किस्मत का फैसला करने वाली थी। लीजिए मिस्टर अभिनव सिंह, बैठिए। हम आपकी प्रेजेंटेशन अब शुरू करते हैं। उसकी आवाज में भयंकर कॉन्फिडेंस और प्रोफेशनलपन दिख रहा था। आशा, तुम यहाँ इस कुर्सी पर? मुझे तो भरोसा ही नहीं हो रहा। मेरे मुंह से बड़ी मुश्किल से ये शब्द निकले। इस ऑफिस में मेरा नाम मिसेज आशा अभिनव सिंह है और मैं इस कंपनी की चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हूँ। बेहतर यही होगा कि पर्सनल बातों को हम ना करें और अपनी कंपनी की फाइल हमारे सामने रखें। उसने बड़े ही ठंडे और सख्त अंदाज में मुझे टोक दिया। वो इस मीटिंग में इतनी अच्छी तरह से हर चीज को प्रेजेंट कर रही थी और बिजनेस के बारे में उसकी पकड़ इतनी अच्छी थी कि उसे देखकर मुझे पहली बार ये लगा कि मैंने बहुत ही कीमती चीज को खो दिया है। उसका अंदाज और उसकी समझ मुझे अंदर तक काट रही थी। मुझे लग रहा था कि अब ये मुझे किसी भी तरह से ये डील नहीं देने वाली है और अपना ये पुराना बदला जरूर लेगी। लेकिन उसने सारी चीजों को मद्देनजर रखते हुए डील मेरे साथ फाइनल कर ली और फिर हमारी डील पर साइन भी कर दिए। उसने पूरी मीटिंग में मुझे इस तरह से इग्नोर किया जैसे कि वो मुझे जानती ही ना हो। इस बात ने मेरी रातों की नींद उड़ा दी थी। मैं हर वक्त बस उसी के बारे में सोचता रहता था। फिर एक दिन मार्केट में मैंने एक बच्चे को देखा। मैं उसे देखते ही अपनी जगह पर जम गया, क्योंकि वो बिल्कुल मेरे ही जैसा था। उसकी आंखें, उसका चेहरा और उसके चलने का अंदाज बिल्कुल मेरे बचपन की तस्वीर था। मैं तड़प उठा। मेरा दिल गले में आ गया। मैं उस बच्चे के पास गया और उसे पकड़ने लगा कि तभी आशा ने तेजी से मेरे हाथ से उस बच्चे का हाथ छुड़वा लिया। इसे हाथ लगाने की हिम्मत मत करना अभिनव सिंह, दूर रहो मेरे बेटे से। उसकी आवाज में एक शेरनी की जैसी दहाड़ थी। आशा, भगवान के लिए मुझे बताओ, क्या ये मेरा बेटा है? ये तो बिल्कुल मुझ पर ही गया है। मैंने गिड़गिड़ाते हुए उससे पूछा। उसने बड़ी ही नफरत से मेरी तरफ देखा और कहने लगी, हाँ, ये वही बच्चा है जिसकी वजह से तुमने मुझ पर इल्जाम लगाकर मुझे घर से निकलवा दिया था। तुमने और तुम्हारी माँ ने इसे नाजायज कहा था, तो फिर आज इसमें तुम्हें अपनी शक्ल कैसे दिख रही है? मुझे माफ कर दो आशा, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने तुम्हारी सफाई सुने बिना ही तुम पर जुल्म किया। मैं तुम्हारा और अपने इस मासूम बेटे का गुनहगार हूँ। मेरी आंखों से आंसू बहने लगे थे और मैं उसके सामने हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। आपके साथ सिर्फ मेरी कंपनी ने डील की है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप हमारे साथ रिश्तेदारियों को बढ़ाएं। मेरा और आपका रिश्ता उसी दिन खत्म हो गया था जिस दिन आपने मुझे दर दर की ठोकरें खाने के लिए छोड़ दिया था। उसने बड़े ही सख्त अंदाज में दो टूक शब्दों में जवाब दिया।
अगर तुम मुझसे इतनी ही नफरत करती हो तो फिर तुम अभी तक अपने नाम के साथ मेरा नाम क्यों लिखती हो? तुम मिसेज आशा अभिनव सिंह क्यों कहलवाती हो? मैंने रोते हुए उससे अपना आखिरी सवाल किया। वो एक पल के लिए रुकी। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक उभरी और वो कहने लगी, क्योंकि इस नाम के सहारे मैंने पूरी जिंदगी गुजार दी है, इस समाज की बेरहमी और समाज के दरिंदों से बचने के लिए। राजेश मलिक साहब जैसे भले इंसान की कंपनी में एक रिस्पेक्ट वाली पोस्ट को हासिल करने के लिए मैंने अपने पति के नाम को ढाल बनाया था, और अब मैं ऐसे ही जीऊंगी। मुझे अब तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है। मैंने उसके पैरों में गिरकर उससे माफी मांगी। मैंने रो रो कर उसे भरोसा दिलाने की कोशिश की कि मैं अब बदल चुका हूँ। मैं तुम्हें माफ तो कर चुकी हूँ अभिनव, क्योंकि मैं अपने दिल में नफरत का बोझ लेकर नहीं जी सकती, लेकिन मैं तुम्हारे पास कभी वापस नहीं आऊंगी। जो भरोसा एक बार टूट जाए वो कभी दोबारा नहीं जुड़ता। वो ये कहकर अपने बेटे का हाथ पकड़कर वहां से चली गई। आज वो उसी कंपनी की सीईओ है। कंपनी का मालिक उस पर बहुत भरोसा करता है और उसे अपनी बेटी की तरह ही मानता है। राजेश साहब ने उस दिन पार्क में मेरी बदतमीजी आशा के साथ देखने के बाद आशा की हालत को देखकर पहले उसे अपनी कंपनी में छोटी सी नौकरी दी थी और फिर उसकी काबिलियत ने उसे उस मुकाम तक पहुंचा दिया। मैंने उसे बहुत याद किया, उसके घर के चक्कर भी काटे, लेकिन उसने फिर भी अभी तक दूसरी शादी नहीं की थी और अपने बेटे की परवरिश में कोई कमी नहीं रखी। इंसान को कभी भी बिना सच्चाई जाने सिर्फ शक और दूसरों की बातों में आकर अपने ही रिश्तों पर फैसला नहीं लेना चाहिए, क्योंकि एक गलत फैसला पूरी जिंदगी बर्बाद कर सकता है। साथ ही ये कहानी ये भी सिखाती है कि वक्त हमेशा बदलता है। जिस इंसान को हम कमजोर समझकर ठुकरा देते हैं, वही एक दिन अपनी मेहनत और हिम्मत से इतना आगे बढ़ सकता है कि वही हमारे सामने सबसे मजबूत बनकर खड़ा हो जाए। इसीलिए रिश्तों की कदर करना, सही समय पर सच्चाई समझना और किसी को कमजोर समझकर उसका अपमान ना करना ही इस कहानी की सबसे बड़ी सीख है। तो दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई है और आप किस शहर से ये कहानी सुन रहे हैं, कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, हाइप दें और प्लीज ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले। ये कहानी पूरी तरह से काल्पनिक है। इस कहानी के सभी पात्र, नाम, स्थान और घटनाएं लेखक की कल्पना पर आधारित हैं। इसका उद्देश्य केवल मनोरंजन और समाज को एक सीख देना है। यदि किसी व्यक्ति, स्थान या घटना से इसकी समानता होती है तो उसे मात्र संयोग समझा जाए। धन्यवाद।